और हम लोग बहुजन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो बहुजन कहने से नहीं चलेगा। भाईचारा जो है वो सिर्फ जबान पे नहीं होना चाहिए, वो काम में भी होना चाहिए, वो जमीन पे भी दिखना चाहिए। दलित कहने से नहीं होता, दलितों की जो सब जातियां उनको साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसे ही पिछड़े वर्ग की जो जितनी जातियां उनको साथ लेके चलने की बात करनी पड़ेगी, उनको उनकी हिस्सेदारी, जिसकी इतनी संख्या बढ़े उतनी उसकी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। माइनॉरिटी को, मुसलमान को, सिख को, आदिवासी को, बुद्धिस्ट को, जैन को, पारसी को, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम जो 2-3 आंदोलन हुए, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा। हम लोग बहुजन साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। मैं खुद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, इटावा और गाजियाबाद में शामिल हो चुका हूँ। और हम लोग पूर्वांचल की तरफ रुख करेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, लखनऊ और किसी आसपास के जनपद में भी साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। सभी जगह कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। कल गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी, नेताओं ने, हमारे पदाधिकारी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जो कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में भी साइकिल यात्रा चला रही उत्तराखंड की टीम, मैं वहां की भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी की टीम का धन्यवाद करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता हम लोग देख रहे हैं कि सुबह शाम दिन रात, बारिश, आंधी, धूप, इस समय में संघर्ष कर रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि वो पार्टी का सबसे समर्पित, वफादार और बहुजन मूवमेंट का, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के प्रति सबसे ज़्यादा सचेत और समर्पित है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। और किसी भी संगठन, पार्टी की जो रीढ़ होती है वो कार्यकर्ता होता है। मैं दोबारा से एक बार पुनः धन्यवाद के साथ आज का जो इश्यू है मैंने डाला था, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। और मुझे आशा विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारे लोगों को पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। और समाज इसीलिए चेहरा बनाता है कि वो समाज से जुड़ी परेशानियों को, बातों को जान सके। और हमारी एक कार्यकर्ता होने के नाते, बहुजन मिशन का एक मुसाफिर होने के नाते, एक सहकर्मी होने के नाते, अपने महापुरुषों, गुरुओं, संतों के आंदोलन के का मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं वो सारी जानकारी आप लोगों के बीच तक रखूं। और वो सारी जानकारियां जो है, जो देश के अंदर चल रही है या कहीं भी, जो परेशानी क्रिएट कर रही है, जो तमाम तरह से आने वाले कल में डाका डालने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस पर अपनी बात को रखना बहुत जरूरी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा नीट से। ये बेसिकली मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक आज अब कुछ समय से अपने लोगों के हाथ में सत्ता लाने के लिए राजनीतिक काम भी थोड़ा सा कर रहा हूं। लेकिन मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि प्रोफेसर तो जो रख रहे हैं ठीक है, जो आम आदमी तक जानकारी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन रूट लेवल पे जानकारी नहीं है। तो हमारा जो सोशल मीडिया है वो रूट लेवल तक है, तो रूट लेवल पे जो लोग हैं उनको जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं इस पर अपनी बात रख रहा हूँ। और जो मुझे भेजा गया है साथियों के द्वारा कि इस पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए, तो मैं इसीलिए तैयार हूँ कि उनकी बात को आप लोगों के बीच में रख सकूँ। तो जैसा मैंने कहा कि नीट पे हम लोग बात करेंगे, तो 12 सितंबर को नीट का एग्जाम होना है और उसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो पेज नंबर 21 है, उस पर जो है वो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस पर लिखा हुआ है कि राज्य स्तर पे जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को अभी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि एक मामला चल रहा है तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जबकि सच ये है कि सरकार देना नहीं चाहती। अगर सरकार देना चाहती तो कानून बना के दे सकती थी, तो सरकार देना नहीं चाहती। और इससे पिछले 4 साल में, ये लगातार पिछले 4 साल से चल रहा है, 11,000 सीटों का लगभग नुकसान हुआ है 2007 से 2011 का। 2017 से 2021 तक लगभग 11,000
डॉक्टर्स नहीं बन पाए। और कोरोना काल में कितने डॉक्टर्स की आपको पता है अहमियत थी। लेकिन मैं अब सब चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं यहाँ, क्योंकि देश के अंदर कास्टिज्म, भेदभाव है, ये सब लोगों के लिए है कि जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के लोग बोलते हैं, वो तो नीची जाति जिनको बोलते हैं, जबकि इंसान की कोई जाति नहीं होती है। इंसान तो उसका खून एक जैसा होता है, उसका जो है ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, और वो इस तरह से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो चमड़ी का बना हुआ होता है। और हर इंसान के 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 1 धड़, इस तरह से ही होता है। मतलब हाथ में, अगर हाथ में 5 उंगली और ये सब चीजें होती है, अगर किसी को इससे ज्यादा हो जाए तो लोग उसको जो है अच्छा नहीं समझते, लोग उसको से दूरी बना के रखना चाहते हैं। ये कटु सत्य आप चेक कर लीजिएगा। अगर किसी आदमी के 4 आंख हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई साथी जो है उससे दोस्ती करेगा। तो ये एक फैक्ट बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कास्टिज्म में भेदभाव है, उस भेदभाव की वजह से आज भी तमाम तरह की चीजें जो हैं, सोचिए कि जो आपका, मैं बार बार कहता हूं, जो आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते, वो किस तरह से आपके परेशानियों में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। ये देश ने देखा है पहले भी। और कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ है। लोग कहते रहे, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि खत्म हो गया। गांव देहात लेवल पे आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, आज भी तमाम तरह की परेशानियां जो है गांव स्तर पे देखी जाती है। क्योंकि वहां इसलिए भी देखी जाती है क्योंकि वहां एजुकेशन लेवल कम। और अभी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, उसमें भी एजुकेशन का एक बड़ा मामला है। अगर आप देश के नेताओं ने एजुकेशन पे काम किया होता, हेल्थ पे काम किया होता, तो जो समाज पढ़ लिख चुका है, जागरूक हो चुका है, वो क्या करता है, वो अपने आप ही पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है। पढ़ा लिखा मुस्लिम, उसके यहाँ भी 2 बच्चे हैं। पढ़ा लिखा जो दलित है, उसके यहाँ भी 2-3 बच्चे हैं। पढ़ा लिखा जो OBC का, उसके यहाँ भी 2-3 बच्चे हैं। लेकिन ये जो यहाँ जो एजुकेशन के साथ जो है ना, ये इसको तमाम, मैं बता दूंगा कि ये सब चीज़ें क्यों की गई। जब मैं अपनी बात रखूंगा तो बताऊंगा कि सारा खेल क्या है। तो एक मामला है 69,000 शिक्षकों का, जिसमें आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। ये उत्तर प्रदेश का मामला है। बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी जो है जून से ही आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और तमाम तरह परेशानियां झेल रहे हैं। मैंने कई बार ट्वीट किया, मैंने सारे न्यूज चैनल पे किया, लेकिन कोई डिबेट नहीं हो रही है। और बुरा ये है कि इसमें जो आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें थी, उनसे जो है वो अनारक्षित वर्ग के लोगों को वो दे दी गई है, आवंटित कर दी गई है, जिससे आरक्षित वर्ग के लोगों में, नौजवानों में, अभ्यर्थियों में गुस्सा है। मैं बस इस पे एक बात रखना चाहता हूँ, बहुत जनरली बात, कि एक माँ बाप जो हैं अपनी मेहनत की, ईमानदारी के पैसे से और खून पसीने कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो उसको तैयारी कराते हैं। वो अपने, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि एक मैं गरीब परिवार से आता हूँ, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि पिताजी जो हैं वो खुद जूता नहीं पहनते, हमें स्कूल की ड्रेस बनवा के देते हैं, और वो हमारी पढ़ाई के लिए अपने तमाम तरह के सपनों को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो हम कोशिश करते हैं कि जो ज़िंदगी, जो परेशानी की ज़िंदगी में झेल के मेरे बच्चे ना झेलें, तो इसमें वो प्रयास करते हैं। और उसके बाद इस तरह का जब धोखा होता है सरकार द्वारा षड्यंत्र करके, इस तरह का जब धोखा किया जाता है, मेरे पास तो एक डाटा भेजा गया, वो डाटा बड़ा कठिन, लेकिन मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता। तो लगभग इसमें ये बताया गया कि 5,844 सीटें, यानी कि 5,844 परिवारों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन ये भी आप समझिए कि जिस परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पर जाता है, तो वो अपने परिवार को, उसकी 2-3 पीढ़ियां जो हैं तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी आर्थिक रिसोर्सेज उसको मिल जाते हैं, इतना समय उसको मिल जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाता है। और जब उनके बच्चे पढ़ के, जैसे एक आदमी पढ़ के टीचर बना, अध्यापक बना, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तो उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो यानी कि दूसरी पीढ़ी तैयार होगी, और जब वो इस पीढ़ी में जाएंगे तो उनके आर्थिक रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो वो तीसरी पीढ़ी को तैयार कर देंगे। तो इस तरह से एक सरकारी नौकरी कई परिवार सुधरते हैं। सर, ये सारा क्या खेल है, इस पर मैं बस लास्ट टाइम पे बात करूँ। अब आती है बात जातिगत जनगणना की, जो तीसरा सबसे बड़ा इशू था। तो जातिगत जनगणना पे मेरे पास एक साथी ने एक रिपोर्ट भेजी थी, मैं वो रख दूंगा। लेकिन जातिगत जनगणना एक बड़ा मामला है, और इसमें ये इसका लगातार जो है ना प्रयास भी होता रहा कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन हुई नहीं है। जातिगत जनगणना जो है हुई नहीं है काफी लंबे समय से, और हमेशा सभी सरकारों ने उसको टाला है। और मैं इस पे एक रिपोर्ट मेरे पास थी, अगर
मेरा मन तो इसको पढ़ के सुनाने का, लेकिन ये पढ़ के सुनाने से अच्छा मैं इसको जरा सा बस डिफाइन कर देता हूँ आपके सामने, हल्के शब्दों में रख देता हूँ कि आपको जानकारी हो जाए। देखिए, जातिगत जनगणना बेसिकली क्या है ना, सोचिए कि एक परिवार में 5 लोग हैं, तो अगर किसी सामान की खरीदारी उनके लिए हो या कोई सामान बांटा जाए तो वो बराबर बराबर इसमें तब बटेगा जब हम पे जानकारी होगी कितने लोग हैं। मैं दोबारा से इसको करता हूँ। एक परिवार में कुछ चीज़ों को बांटना है, उनके लिए कुछ तैयार करना है। जैसे सोचिए कि कमरे बनाने हैं, तो कमरे कैसे बनेंगे कि जितनी उनकी संख्या भी उसी आधार पर बनेंगे। लेकिन बुरी बात यह है कि आज तक भी जब भी ओबीसी की जनगणना की, SC/ST की होती है और हमें पता है कि हमारी आबादी बढ़ रही है लगातार, लेकिन हमारे जो राइट्स जो हैं, आरक्षण और तमाम चीज़ें, उसमें कोई जो है बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये लंबे समय चला रहा है, हम लोग मांग कर रहे हैं। तो जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जातिवार जनगणना होगी तो कौन सी जाति की कितनी संख्या है जानकारी होगी, और जब ये जानकारी होगी तो मुझे लगता है कि उनको ये एहसास होगा कि वास्तविकता में भारत में उनकी स्थिति क्या है, उस सोसाइटी की स्थिति क्या है, उन्होंने क्या अब तक के इस लोकतंत्र में उनको क्या मिला है। और वो बुनियादी रूप से जैसे आरक्षण का जो प्रावधान है वो शैक्षिक बैकवर्डनेस, और वो जो शैक्षिक बैकवर्डनेस के आधार पे और जो प्रतिनिधित्व का आधार है कि भाई की संख्या कितनी है, किस प्रोफेशन में कितनी संख्या, उसके आधार पे आरक्षण है। तो आरक्षण की पॉलिसी को भी ये बड़ा इफेक्टेड करता है जातिवार जनगणना। अब जैसे एक षड्यंत्र द्वारा बना के जो है ना, वो तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने ये बनाया हुआ है कि भाई दलितों का अधिकार ये जाति के लोग खा गए आरक्षण, पिछड़ों का अधिकार इस जाति के लोग खा गए। सच ये है कि अगर वास्तविकता में जातिगत जनगणना हो, जातिवार जनगणना हो, और किस जाति के पे क्या क्या रिसोर्सेज ये पता लगे, तो आपको पता लगेगा कि 90% लोग जो हैं इस देश में किसी तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। उनमें भी बड़ी जनसंख्या एक ऐसी है जो रोटी, कपड़े, मकान तक के लिए मोहताज है, सारी सुविधाओं तक के लिए मोहताज है। वो हॉस्पिटल नहीं जा पाती क्योंकि पैसे नहीं, इसलिए घर मर जाते हैं, वो लोग सड़क पे मर जाते हैं। ठीक है, वो खाने भूख के कारण मर जाते हैं, वो और तमाम तरह की परेशानियों से मर जाते हैं। हाँ, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हैं, मैं उस पर डिस्कस लगातार करता रहता हूँ अपने भाषणों में, लेकिन ये भाषण मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाई देता हूँ। 2011 में भारत में जाति जनगणना कराने के लिए भारत जो है 2011 में जातिगत जनगणना कराने के लिए बहुत करीब पहुंच गया था। लोकसभा में इस बात पर आम सहमति बनती दिखी कि जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों, जिनमें प्रणब मुखर्जी, नाम याद रखें, और पी चिदम्बरम प्रमुख थे, जो कुछ प्रभावशाली नौकरशाहों ने तकनीकी पेंच फंसाकर कि इससे जनगणना की सूचिता प्रभावित होगी। 2011 में जनगणना में जाति की गिनती नहीं होने दी, और मीडिया ने भी जातिगत जनगणना खिलाफ माहौल बनाया। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन यूट्यूब्स बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जो छोटे छोटे जो लोग लगे हैं, थोड़े से कहीं फिट हुए हैं न्यूज चैनल्स में, वो अपना काम करते रहते हैं। कई बार हमें काशीराम साहब की इस बात को समझना चाहिए कि मनी माफिया मीडिया इनसे सावधान रहना चाहिए। आगे आप सुनिए। 2011 में भारत में एक अलग किस्म की जनगणना शुरू हुई, इसको सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कहा गया। ये जनगणना 29 जून 2011 में शुरू हुई। बहुत करीब से सुनिए, ये जनगणना 29 जून 2011 में शुरू हुई। केंद्र सरकार की घोषणा और योजना के मुताबिक इसे दिसंबर 2011 में पूरा हो जाना था। इसकी ये 29 जून में स्टार्ट हुई 2011 में, और इसको लगभग जो है 2011 में दिसंबर में इसको पूरा हो जाना था। जाति जनगणना यूपीए 2 के समय, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, जो कांग्रेस की संयुक्त गवर्नमेंट थी, जो जिसमें और लोगों का समर्थन भी था, शुरू हुई, और एनडीए सरकार के समय में यानी 31 मार्च 2016 को खत्म हुई। टाइम पीरियड देखें तो 3 साल जातिगत जनगणना कांग्रेस की गवर्नमेंट में चली, और 2 साल का समय, उसके बाद 2 साल का समय एनडीए गवर्नमेंट में इसको खर्च हुआ। यानी कि जो काम 6-7 महीने में होना था, वो लगभग 11 से 16, लगभग 5 साढ़े 5 साल उसमें लगे। इस जनगणना के फील्ड सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे। इसमें 46 लाख जातियां, उपजाति और गोत्र की जानकारी सामने आई। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जुलाई 2015 को अपनी बैठक में इन आंकड़ों को समेटने के लिए नीति आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष
अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। जाति जनगणना 2011 की कहानी यहीं रुक जाती है। इस ग्रुप की एक भी बैठक नहीं हुई। इस गिनती के आंकड़े आज तक नहीं आए, जबकि सरकार इस जनगणना का काम बंद कर चुकी है। जानकारी दी गई कि इस पर 4,893 करोड़ रुपए खर्च हुए। बहुत अहम जानकारी, 4,893 करोड़ रुपए खर्च हुए इस जातिगत जनगणना पे, लेकिन ये जनगणना बंद कर दी गई और आज तक इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। आप समझते हैं 4,893 करोड़ रुपए कितने लगभग करोड़ रुपए होते हैं? लगभग 5,000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी अमाउंट किसी काम पे खर्च की जाए, उसका कोई निष्कर्ष ना निकले, यानी कि करने वालों के, जो लोग इसको काम को करा रहे हैं, उनकी नीयत नहीं है करने की, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहे हो और चाहे वो बीजेपी के लोग रहे, दोनों सरकारों में, क्योंकि दोनों सरकारों में आरएसएस के लोग बैठे हैं। ये आप बेहतर जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों नहीं चाहते। सवाल उठता है कि अब जबकि जनगणना में जाति के आंकड़े जुटाने की महत्ता और बढ़ गया है, तो केंद्र सरकार 2021 में जनगणना में जाति आंकड़े जुटाएगी। अब तक आई खबरों के मुताबिक सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ये हुआ तो भारत के लिए एक बड़ी त्रासदी हुई, क्योंकि जाति आधारित नीतियां तो बनेगी, लेकिन जाति के आंकड़े और तथ्य के बगैर। अब रिपोर्ट के जो साथी हैं उनका कहना यह है कि तमाम जातियों के लिए, तमाम वर्गों के लिए नीतियां बनती है, लेकिन उनकी संख्या को जाने बगैर। यानी कि सोचे किसी वर्ग की संख्या 50 और हमने नीतियां बना दी हैं। हमने नीतियां बनाई हैं 100 लोगों के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो कर दिया है, एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो ये भी बेवकूफ़ी। और हमने अगर 20 लोगों के समझ के बना दी है तो ये भी बेवकूफ़ी। जिसमें हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो उसका जातिगत आंकड़ा क्यों नहीं आपने पेश किया? यानी कि कहीं कुछ षड्यंत्र जो है, षड्यंत्र लंबे समय चला रहा है। आइए हम इस पे बेसिकली बात करते हैं कि ये है क्या। अब आप मेरी भाषा में इसको समझिए। ये तो था पूरा जो है एक जानकारी। अब इसको मेरी भाषा में समझिए। माननीय काशीराम साहब आंदोलन जो चलाते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि संविधान को इसके बनने के बाद, ये बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेटमेंट, कि अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो सामाजिक गैर बराबरी तो दूर हो जाएगी, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण, जब तक इस देश में आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक जो है गैर बराबरी दूर नहीं होगी। एक आदमी बहुत पैसे वाला, वो आदमी इतना पैसे वाला कि किसी भी गरीब को खरीद सकता है। एक आदमी इतना गरीब है कि वो रोटी के लिए भी अपने आप को बेच सकता है। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, बहुत कड़वा है। एक माँ ने 20 रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया। हाँ, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए। यही इसी देश का है। अभी कुछ दिन पहला तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि माँ ही, मतलब उन्होंने कहा, वो मैंने तो मैं हमेशा एक मेरे अंदर से एक फीलिंग, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सिखाया माताओं बहनों का सम्मान करना। अक्सर मैं डांट भी देता हूँ रैलियों में इस बात पे, बहनों को लेकर सतर्क रहता हूँ थोड़ा सा। तो मैं इसलिए मैंने माई कहा। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने उसको क्यों बेच दिया, जबकि आपको पता है कि 20 रुपये एक छोटी रकम है और उसके बाद उस बच्ची को क्या क्या सहना पड़ेगा। तो उस माँ के कुछ शब्द थे, वो ये थे, बहुत डरावने, बहुत अजीब, क्योंकि माँ माँ होती है, ऊपर आसमां और नीचे माँ, इनका कोई सार नहीं है। बहुत अमृत, आप समझिए कि त्याग, समर्पण, बलिदान, तमाम तरह को अगर आपको देखना हो और कहीं अगर आपको देवी देवता को देखना हो तो माँ को देखिए, पिताजी को देखिए, यही सबसे बड़ा फैक्ट मैं मानता हूँ। गुरु को देखिए। तो मैं ये कह रहा था, उनका बयान ये था कि ये मुझे पता है कि इसको जो है शारीरिक रूप से इसको नुकसान होगा, इसका रेप होगा, इसको सताया जाएगा, इसको मानसिक परेशानी होगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि भूख से मर जाए। ये भारत के हालात है। और अभी चित्रकूट में एक आज तक की एक महिला जर्नलिस्ट ने एक स्टोरी की थी जो लॉकडाउन के समय की थी, जहां बच्चियां जाती थी चित्रकूट टाइप, एक चित्रकूट में एक जगह पे काम करने के लिए, खाद्यान्न या कुछ इस तरह की जगह है वो, और वहाँ वो लोग जो हैं वो काम नहीं कराते थे, वहाँ वो उनका शारीरिक शोषण करते थे। और वो उसके बच्ची के स्टेटमेंट है ये, उसने खुद कहा है कि वो पैसे देते थे कि कल को ये खरीद के लाना, ये खुशबू और ये पाउडर और ये लिपस्टिक विस्टिक लगा के लाना। फिर उसकी माँ का भी बयान उसने रिकॉर्ड किया, तो वो माँ ये कहती है, बहुत कड़वा, अजीब सा, डरावना, कि पेट कहाँ से पालेंगे, रोटी तो खानी है। तो पत्रकार ने पूछा कि और तो आपको पता है कि बच्चों के साथ क्या होता है?
तो कहा कि क्या करें, पेट की आग तो बुझानी है। तो ये भारत में आज भी है। तो काशीराम साहब इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पूर्ण रूप से लागू करोगे तो आ जाएगा, जो सामाजिक गैर बराबरी उसके विरुद्ध हुआ आंदोलन है। और ये सत्ता आने पे, क्योंकि जो सरकारें भी बैठी वो तो नहीं करेंगी। जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार करेगी। जैसे कमेटी बनी थी इस पे, नीट पे, तो उसमें ये आया था कि भाई सरकार को करना था, का जो कमेटी बनी थी उसको रिपोर्ट दे कराना था, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट लेगी। मैं वापस यही आता हूँ, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देना चाहिए, सरकार चाहे दे सकती, लेकिन किसी सरकार ने नहीं दिया आज तक। तो यानी कि वो SC/ST विरोधी सरकार है, वो अनधिकारी कर्मचारियों से नफरत करती है, उन अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जाति व्यवस्था की वजह से। दूसरा, क्योंकि हमारी तो नहीं है सरकारें। आर्थिक सशक्तिकरण, यानी कि अगर कोई भी सोसाइटी डेवलप करती है, जिसको जो भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ती है, तो वो अपनी जगह अपने आप बनाती है और वो आने वाले उसमें समय में अपनी चीज़ों को और जो है तैयार करती है। काफ़ी जातियों में ये बड़े छोटे पैमाने पे हुआ है। कुछ जातियों ने तैयार किया है और जिनको सत्ता मिली है उन जातियों ने तो, उनसे जुड़े हुए जातियों ने तो लगभग तैयार किया है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें कई लोगों की भागीदारी है। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण आता कैसे? देखिए, बिजनेस आपके पास नहीं है, लोन आपको नहीं मिल रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जैसे डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, उसमें क्या होता है कि आप बड़े हॉस्पिटल खोल सकते हैं, या अभी वो आप जो हैं, जैसे आप डॉक्टर बन गए तो आप अच्छे आपको इनकम सोर्सेज होंगे, तो अपने बच्चों को पढ़ा के जज बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, IAS IPS बना सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं। तो आप यानी कि उसको विदेश में भी जाने का मौका दे सकते हैं। ये एक बड़ा प्रोफेशन है। आर्थिक सशक्तिकरण जहाँ से एक अच्छी सैलरी बहुजन समाज के लोग ले रहे हैं, उन पे सरकार की, RSS की, BJP की नजर है कि उनको किस तरह खत्म किया जाए। इसलिए सरकार डिपार्टमेंट में जगह निजीकरण किया गया। हमारे लोग सो रहे, सोते रहिए, कोई बात नहीं, बीमार भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, आप चिंता मत कीजिए, आप सोते रहिए, हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो बड़ी बड़ी पॉलिसी है, जैसे एक रिपोर्ट और थी मेरे पास, मैं उसको भी आपके सामने साझा कर दूंगा, जो जहाँ इस तरह की चीजें हैं वहाँ उन पे एक बार जो है हम लोगों को सोचना चाहिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, वहाँ OBC और SC/ST के लोग नगण्य हैं। जहाँ हाई कोर्ट के जज हैं वहाँ उनकी कोई संख्या नहीं है। और सिविल सर्विसेज में जो है वहाँ किस तरह के कंपटीशन फॉलो करने के बाद किस तरह की परेशानियाँ सामने आती हैं, आप बेहतर जानते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह का जो है सामना करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े पैमाने पे हमें इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। ये जब मंडल कमीशन आया, इसमें बहुजन नेताओं का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसमें माननीय काशीराम साहब ने 45 दिन बोर्ड क्लब पे धरना दिया था और उन्होंने एक नारा दिया था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उसमें और भी कई नेताओं का जो है ना एक बड़ा रोल है। और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, जिसने जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, शरद यादव जी हैं और छेदीलाल जी हैं, तमाम लोग जो हैं इन्होंने अच्छा काम किया, जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, OBC आयोग सरकार ने बनाया है। OBC आयोग क्या है? ये OBC आयोग सिर्फ दिखाने को है, इनकी चलती वलती कुछ नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि OBC आयोग को बताना पड़ेगा कि कठपुतली बनके हमारे लोग साथ धोखा ना करे। इसलिए कल हमारे जो टीम है दिल्ली की, हिमांशु वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, महेश पहवाल जी के नेतृत्व में, राकेश कसाणा जी के नेतृत्व में, वो KD सिद्दीकी जी के नेतृत्व में वो घिराव करेगी नीट के मुद्दे पे OBC आयोग का, और उसको तालाबंदी करेगी कल सुबह। तो वो हम तैयारी कर चुके हैं। हम सिर्फ बहुजन कहते नहीं, करके दिखाते हैं। बेसिकली लोगों का काम होता है कि वो ट्विटर पे उस पर करते हैं और हम लोग जमीन पे काम करते हैं। तो जिसकी जहाँ जरूरत है, जहाँ सुई से काम चलता है वहाँ सुई चलाते हैं, और जहाँ तलवार की होती है वहाँ तलवार को धार देते हैं। तो जैसे अभी मैं जिक्र, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC प्रोफेसर नगण्य हैं, विभागाध्यक्ष नहीं है, डीन कुलपति के पद पे OBC नहीं है। मैं आज OBC की बात कर रहा हूँ। देश की थल सेना, वायु सेना, जल सेना के प्रमुख पदों पे OBC नहीं है। देश के बड़े मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर पद पे OBC नहीं है। देश के 78 प्रमुख सचिवालयों में एक भी OBC सचिव नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के पद पर कोई ओबीसी नहीं है। देश के बड़े और प्रमुख मंत्रालयों में नगण्य ओबीसी प्रोफेसर और राष्ट्रपति सचिवालय में ओबीसी कोई सचिव कार्यरत नहीं है। ये मेरे एक साथी ने भेजी। मैं इसका बेसिकली कारण बता रहा हूँ कि हमारे लोग अभी अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं समझ पाए, क्योंकि संविधान ना कहीं पढ़ाया जाता, ना ही संविधान के सिलेबस में है। अगर आप संविधान में दिए गए आर्टिकल 340 में दिए गए अपने अधिकारों को देखोगे, जानोगे, या आरक्षण व्यवस्था जो 16 में है, भाग 16 और 340 की बात हम कर रहे हैं, तो अध्याय 16 और 340 आर्टिकल जो है उसमें ये ओबीसी के लिए ओबीसी आयोग की गठन बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, और ओबीसी आयोग बने और ओबीसी समाज की नीतियों पे काम हो। और मैं एक कड़वी जानकारी देता हूँ, बहुत गंभीर जानकारी। बाबा साहब अम्बेडकर ये जो बैकवर्ड क्लास की जाति है इनको शेड्यूल कास्ट में रखना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, आदिवासियों के साथ, इस तरह की समस्याओं को, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक परेशानियों का सामना इन जातियों को करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इन जातियों को शेड्यूल कास्ट में रखना चाहते। लेकिन तब के जो तथाकथित ओबीसी समाज के नेता थे उन्होंने कहा, अरे नहीं, हमारा सामाजिक स्तर गिर जाएगा, हम दलित क्यों थे। इसलिए उन्होंने तब स्वीकार नहीं किया, बाबा साहब का साथ नहीं दिया। अब वो ओबीसी जातियों के बहुत सारे लोग जो हैं, सरकार उनको जो है वो लैमचूस देती रहती है कि आपको दलितों में शामिल करते, खुश हो जाते हैं। उनको लगता है दलितों को पता नहीं कुछ ज़्यादा मिलता है। हाँ, मिलता है ना दलितों को, सुबह शाम गालियाँ, सुबह शाम जो है दलितों को अच्छे पदों पर रहते भी अपमान, सुबह शाम जो है दलितों को तमाम तरह के भेदभाव, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी उनको आरक्षण के नाम पे गालियाँ, मिलता है ना। इसलिए जो है आज उनको लगता है कि आरक्षण में दलित आगे बढ़े। नहीं, दलित आरक्षण से के ज़्यादा अपनी मेहनत से आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाया, उन्होंने अपने महापुरुषों संतों गुरुओं को अपनाया है और उनकी बातों पर वो चले, इसलिए वो आगे बढ़े। कोई घर से पढ़ के नौकरी नहीं देता, वो लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे निकलते हैं। परेशानियों को झेलते हुए, अपमान को झेलते हुए वो बदले की नहीं, बदलाव की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब तो चाहते थे आप सब लोगों को लेके आना, लेकिन तब आप लोग, आपके नेताओं ने नहीं आने दिया। तो मैं तो अभी भी स्वागत करूंगा अगर ओबीसी जातियों को, जैसे जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां जिनको ज़्यादा परेशानी है सामाजिक स्तर पर, जिनके साथ बराबर के ऐसे ही भेदभाव होते हैं जैसे दलितों के साथ, अगर सरकार उनको बार बार कहती है 17 जातियों को डाल रहे हैं बीच, मैं तो स्वागत करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे परिवार में 17-18 लोग परिवार का एक बड़ा समूह आप साथ रहना चाहते हैं, तो बेसिकली जो आरक्षण उनको वहां मिल रहा है उसको यहाँ जो है ट्रांसफर करवा दें उसकी संख्या को। और ये जो 50% की सीमा के नाम पे आपने जो है ना ओबीसी के साथ छल किया, आज तक ओबीसी समाज को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम किया। ओबीसी समाज को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए और तमाम तरह से सरकारों में बैठ के ओबीसी समाज को जो हक हड़पने काम किया है। 52% ओबीसी हमारे पंपलेट में, जातिगत जनगणना 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों, और 27% में भी झोल क्यों, जैसे यूपी में हुआ। उसके अलावा जो बड़ा इशू है प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST ओबीसी के लिए, तो मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने ये अपने पंपलेट में भी डाला है, लेकिन सरकारों ने हमेशा इससे छल किया है। जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण 48 घंटे के अंदर लागू हो जाता है EVS के लिए, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, अगर उनको कोई समस्या है तो उनकी दूर कीजिए। तो ओबीसी को व्यवस्था के नाम पे 27% आरक्षण क्यों, 52% आबादी, और गिनती कराओगे तो 52% ज्यादा होगी, तो उनको उतना ही अधिक आरक्षण क्यों नहीं देते। और जब 100 में से जब 52 लोग जो हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, लोधी, ये जब जाएंगे, कुर्मी, ये जब मौर्य, साके, ये जो लोग जब जाएंगे, निषाद, ये जो जाएंगे, और 100 में से 52 अधिकारी कर्मचारी इनके बनेंगे, जब इनके 52 IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IRS बनेंगे, IFS बनेंगे, तो क्यों नहीं इनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। और कौन इनको, जब एक IAS बन जाएगा, एक कुम्हार का बेटा, एक प्रजापति का बेटा, एक पाल का बेटा, एक कश्यप का बेटा, तो कौन उनके परिवार को बेइज्जत कर देगा, कौन उनकी जमीन छीन लेगा, कौन उनको धमकाएगा, डांटेगा, कौन उनको जो है उनका बहिष्कार कर देगा, कौन उनकी माँ बहनों की तरफ आंख उठा के देखेगा। ये सारा खेल मनुवाद को जिंदा रखने का है, मनुवाद तंत्र को जिंदा रख के 90% SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बना के रखने की, और
अपने पाँव पे ना खड़े होने देने की व्यवस्था का नाम है। हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं फिर आज सब लोगों से दरखास्त करूंगा, बेसिकली जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, जिनकी जातियों के नाम, उपजातियों के नाम मैंने अभी दोहराए थे, बहुत बड़ी 6743 जातियां हैं। हमारा जो अभी बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है वो यही सी बात पे चल रही है कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ। और क्योंकि अपने अधिकारों की ये आंदोलन अधिकारों का है, तो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि जो लोग हमारे विरोध में, वो आगे भी हमारे विरोध में रहने वाले हैं। और जो लोग कहते हैं ना, जिनसे समझौता होता है उनसे संघर्ष नहीं होता, और जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता। तो मैं इसलिए 15 बनाम 85 की बात करता हूं कि 85% बहुजन समाज को माननीय काशीराम साहब ने रास्ता दिखाया था, उस पर एकजुट होकर राजनीतिक सत्ता लेनी चाहिए। और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेके कानून बनाने की ताकत जब आपके हाथ में आ जाए, तो उससे आपको अपने लिए नीतियां बना के आगे बढ़ना चाहिए और अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए भाईचारा बनाने के लिए, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए हम लोग ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, और ये साइकिल यात्रा अभी 21 तारीख तक चलेगी। उसके बाद जो कुछ होगा उससे पहले मैं शायद आपको सूचित कर दूं। तो ये जानकारी, और इस पे हम लोग लड़ेंगे। मैं ये भी बता दूं कि जब मैं 21 तारीख को लखनऊ पहुंचूंगा, तो मैं 69,000 शिक्षक भर्ती पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं और मैं इनकी इस पीड़ा को समझते हैं, उस परेशानी को समझते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। मुझे पता है वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो तथाकथित पिछड़ी जाति के खुद को बताते हैं जब उनको वोट लेनी होती है। तो इसलिए हमने ये भी तय किया कि हम लोग जो हैं इस पे एक आरक्षण की, एक आंदोलन की जो है घोषणा करेंगे। 21 तारीख को हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ साथियों से बैठ के। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 के करीब जो हैं दलित पिछड़ों के परिवारों को जो है ना, उनके हक मारी की गई। इस पर एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि उन लोगों ने तो बहुत दिन लाठियां खा ली। वो तो बेचारे वोट भी देते हैं और लाठी भी खाते हैं, लेकिन राजनीतिक दल उनकी आवाज नहीं उठाते। तो बाबा साहब अम्बेडकर के इस नारे को, एजिटेट, ये जो ऑर्गेनाइज, ये जो नारा है बाबा साहब अम्बेडकर का, इस पे हमें काम करना चाहिए। हमें संगठित रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और हमें इस लड़ाई को, मतलब हमें शिक्षित बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो शिक्षित हम लोग हो रहे हैं, संगठित हम लोग बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, और लड़ाई को समझिए। संघर्ष करने का समय आ चुका है। अब आपको अपने हर एक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब संघर्ष उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर होगा, और 6,000 दलित पिछड़े अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। सरकार को बताया जाएगा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान की हत्या और हमारे अधिकारों की हत्या जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो दोबारा से इस आंधी तूफान में, बारिश में और गर्मी में साइकिल यात्रा चला रहा है, अपना कार्य को पूरी ईमानदारी से कर रहा है। उन सभी कार्यकर्ताओं को, लाखों हजारों सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नीला सलाम, धन्यवाद। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम का सपना पूरा करने के लिए जो बलिदान संघर्ष आप कर रहे हैं, वो जाया नहीं जाएगा, बहुजन राज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज।